नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, जो चैप्टर नंबर 7 है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, है ना। थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम लोग को सपोर्ट मिलता रहे। और आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा और आगे की तरफ चलता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा जो पेन है कहाँ है? ये मेरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप जरा देखिए ध्यान से इसे, तब तक मैं पेन जो है वो निकाल लेता हूं। ओके, बोल रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। बोल रहा है कि ऐसी सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है और बाकी बात कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है। तो उस कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो ये निकालने बोल रहा है। आप ये समझो कि एक कैपेसिटेंस वाला सर्किट है सी, और ये हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, जो अप्लाइड ईएमएफ है हमारा करंट, और ये ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और चूंकि ये कैपेसिटेंस प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, ये क्या है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में मैं बता दूं कि जो करंट है वो लीड करता है किससे, वोल्टेज से। ओके, तो यहां पर जो हम लिख दे रहे हैं करंट लीड द वोल्टेज बाय π/2 फेज डिफरेंस। आप इक्वेशन यदि प्रीफॉर्म बनाओगे इसका करंट का, तो करंट का जो आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। एक करंट का इक्वेशन होता है किसमें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, और ये आपका क्या होता है, ईएमएफ का। तो आप देख लो दोनों में से किसका फेज अधिक है, तो आप देख रहे होंगे ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। तो ओमेगा टी प्लस π/2 मतलब क्या हुआ कि आप इससे π/2 फेज डिफरेंस ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, π/2 फेज डिफरेंस, मतलब फाई का वैल्यू आएगा आपका π/2, ये रेडियन में, और ये डिग्री में लेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, इसी में एक सवाल और ले लेते हैं। यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो क्या होता, यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो इसमें E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है, करंट का जो इक्वेशन आएगा इस केस में वो क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, एंड करंट लैग करेगा। कितना से, फेज डिफरेंस सेम π/2 से। ओके, तो आप देख सकते हो सीधा सीधी डिफरेंस, आप कैपेसिटिव सर्किट रहा तो करंट लीड करेगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट रहा तो वोल्टेज लीड करेगा। दोनों में एंगल क्या होगा, π/2 फेज डिफरेंस होगा। ओके, तो
तो आप ये दोनों को उम्मीद करता हूं दोनों आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा फेज से रिलेटेड कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में तो आप इसे बना लोगे। ओके, ज्यादातर इस इक्वेशन को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इक्वेशन से भी क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रेशियो पूछा है। अच्छा कि बताइए पीक वैल्यू कितना होता है अल्टरनेटिंग करंट का, आई नॉट होगा। ठीक है, एंड आरएमएस वैल्यू कितना होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होता है पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। ओके, अब बोल रहा है आरएमएस बाय पीक वैल्यू, तो कुल मिला के आई आरएमएस टू द आई पीक आई नॉट, तो ये आरएमएस का वैल्यू कितना होगा, आई आरएमएस, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय आई नॉट, तो आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 कहां पर आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये जैक बोर्ड में, अभी आज का जो मेरा सेशन है वो जैक बोर्ड का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप मेरे साथ बने रहो, है ना, आपका 70 का 70 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और आप लोग, ये मेरा सिर्फ गारंटी नहीं से, ये मेरा वचन है, आपका मार्क्स दिलाना मेरा काम है, और सिर्फ मार्क्स नहीं कॉन्सेप्ट भी मैं दूंगा अच्छा से अच्छा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जगह काम देगा। जैसे नीट का एग्जाम लिख रहे हो, जेई का एग्जाम लिख रहे हो, सब जगह काम देगा। और वैसे भी हम लोग नीट के लिए अलग सेशन कर रहे हैं, और जेई जो हमारा एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग का, उसका भी अलग सेशन कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो जिस लेवल का है उस लेवल का आप पढ़ाई करें मेरे साथ और बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, एलआर सीरीज सर्किट है, ये इंडक्टेंस है और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, यहां पर आपको क्या बोल रहा है, इंपीडेंस निकालने बोल रहा है। तो ये हम मान लेते हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VL है, इसके क्या है, VR है। आपको पता है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, और इसको डिनोट किससे करते हैं, XL से, और इसका वैल्यू क्या होता है, ओमेगा L। एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रजिस्टर क्या होता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ये तो R ही होता है। ओके, Z क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LR सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LR सर्किट, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर उसका स्क्वायर लेंगे तो ये निकल जाएगा क्या, हमारा इंपेडेंस निकल जाएगा। और इंपेडेंस का वैल्यू यदि इस फॉर्म में लिखेंगे R स्क्वायर प्लस XL का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा L, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा L का स्क्वायर। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आएगा ये R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, आप एसी नहीं पढ़े हो तो जाके एसी पढ़ लो, चैप्टर नंबर 7। यदि आप हजारीबाग में हो तो आप मुझे भी प्रीफर कर सकते हो, आप ऑनलाइन आप मेरे यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आज का सेशन में, इसलिए आप लोग जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ द 5
बी द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड द ईएमएफ देन द पावर फैक्टर। तो आपको पता है पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई होता है। जैसे आप एवरेज पावर एसी सर्किट में निकालोगे क्या आएगा? ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ओके, तो ये जो वैल्यू है cos फाइव यही है तो आपका पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन अब आगे की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, in a step up transformer the number of turns in primary and secondary coils are respectively। देखिए ये प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N1 है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2 है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होगा? आप लोग को पता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। यदि N2 बाय N1 का रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? N2 इज ग्रेटर देन N1। तो यहां पे किसके बारे में बोला था? ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो पक्का है कि सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा। किससे? प्राइमरी कॉइल से। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, N1 ग्रेटर देन N2 ये नहीं होगा, N1 लेस देन N2 ये सही है। तो ये क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी में आप स्टेप डाउन के बारे में भी आप समझ लो। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है N2 by N1 that should be less than 1 imply that N2 is less than N1। मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? अधिक होगा। किससे? सेकेंडरी कॉइल में, सॉरी सेकेंडरी कॉइल से। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होगा। किससे? सेकेंडरी कॉइल से। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप डाउन हो गया। ये क्या हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो आप इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट। एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, आप ड्रॉ कर सकते हो। एलसीआर सर्किट, इसमें इंडक्टर कितना है? इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? इंडक्टर का 8 हेनरी दिया हुआ है। कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रो फराडे दिया हुआ है। एंड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 ओम दिया हुआ है। बोल रहा है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अच्छा, इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है कि कोई सर्किट रेजोनेंट में कब होगा? जब I का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब करंट थ्रू द एलसीआर सर्किट यदि मैक्सिमम हुआ तभी ये सर्किट रेजोनेंस में आएगा। मतलब रेजोनेंस कंडीशन के लिए I शुड बी मैक्सिमम, I इज इक्वल टू I मैक्स। और I मैक्स कहने का मतलब हुआ इंपीडेंस जो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट दैट शुड बी मिनिमम। ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ओके,
इसका मतलब यदि Z इज इक्वल टू हम निकालते हैं इस सर्किट में क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, यदि Z को मिनिमम होना है तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये Z यदि मिनिमम है इसका मतलब Z यदि मिनिमम हमको रखना है तो जो इंपिडेंस पार्ट है, सॉरी रिएक्टेंस पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब XL इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू सॉरी XL माइनस XC इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब यहां से आप लोगे तो XL किसके बराबर होगा, XC के बराबर होगा। ये क्या होता है ओमेगा L होता है और ये होता है 1 बाय ओमेगा C। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC आएगा। और चूंकि ये एंगुलर है ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 बाय LC। और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई f इज इक्वल टू इधर ले लेंगे तो रूट अंडर 1 बाय LC। ओके, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये फ्रीक्वेंसी कितना होगा 1 बाय 2 पाई रूट अंडर 1 बाय LC। यही हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है। अब बता दो यहां पर यदि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको तो L का वैल्यू पुट करेंगे और C का वैल्यू पुट करेंगे। तो L और C का वैल्यू यदि आप पुट करते हो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकलेगा कितना FR मान लेते हैं। ये रेजोनेंट कंडीशन में है, ये रेजोनेंट कंडीशन में ले इसे R ले रहे हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट अंडर L 1 बाय LC। L का वैल्यू कितना है 8 है और C का वैल्यू कितना है 0.5 मतलब हाफ और 10 के पावर माइनस 12 10 के पावर माइनस 12 सॉरी माइनस 12 माइनस 6 कितना आएगा माइक्रो फैराडे माइनस 6 लेंगे हम लोग पिको फैराडे इसीलिए माइनस 12 ले रहे थे। आप इसे जब काटोगे रूट के अंदर में तो कितना आएगा 1 बाय 2 पाई 1 डिवाइडेड बाय ये कटेगा 4 से तो ये 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6। आप इसे रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाय 2 पाई इंटू रूट से बाहर निकाल रहे हैं सॉरी 4 है ये तो रूट से कितना बाहर निकलेगा 4 बाहर निकलेगा नहीं सॉरी 2 बाहर निकलेगा और 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आप देखो तो ध्यान से आप इसे कैलकुलेट कर लो तो वैल्यू आ जाएगा कितना 2 4 पाई और ये 10 के पावर माइनस 3 इतना फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितना निकाले हैं जरा देखिए वहां से यहाँ जगह नहीं मिल पा रहा है वहां पर। तो ये f इज इक्वल टू हम निकाल के रखे हैं 1 बाय कितना है 4 पाई 10 के पावर माइनस 3 यही ना है ये हर्ज में आएगा। तो ये 10 के पावर ऊपर जाएगा 3 तो 1000 हो जाएगा और नीचे कितना 4 पाई तो 1000 कितना बार में कटेगा आप बता दीजिए 250 बार में कटेगा 400 से है ना। तो ये कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय पाई हर्ज। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्चुअली में ये 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को ये जो फ्रीक्वेंसी जो निकाल के आपको जो ड्राइव करके जो बतलाए है ना वो थोड़ा सा लंबा इसका एक्सप्लेनेशन लेके चला गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपको सिर्फ फार्मूला पता है ये वाला है ना कौन सा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है 1 बाय 2 पाई इंटू रूट अंडर 1 बाय LC। यहाँ रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। कोई भी सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में कब आएगा जब उस सर्किट के थ्रू क्या होगा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और जब मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ इसका मतलब उसका जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है वो दैट शुड बी मिनिमम और जो इंपीडेंस ऑफर किया जा रहा है LCR वो मिनिमम होने के लिए इसका रिएक्टेंस पार्ट शुड बी 0। ओके, वहां से इक्वेट करके आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोल रहा था फेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड वोल्टेज इन ऐसे सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस। आप बताइए अभी कुछ देर पहले पहला क्वेश्चन ही था कि
करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा जब वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा। तो हम बताए थे वहां करंट लीड करता है किससे, वोल्टेज से, लेकिन यहाँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज लीड करेगा करंट से, और कितना, दोनों में π/2 फेज डिफरेंस से। तो π/2 फेज डिफरेंस मतलब कितना, 90 डिग्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसका हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। देख लीजिए, इसका मतलब फेज डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। आप इस चीज को नोटिस कर लीजिए और इसे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर लीजिए। ओके, मैं एक बार फिर से पुनः बता देता हूं। यदि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करेगा, यदि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज लीड करेगा, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होगा, मतलब कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। यदि वोल्टेज, और देखिए ये आई है और ये क्या है, वी आर, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यदि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हुआ तो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हुआ तो, यदि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, क्या ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो आपको इसमें क्या होगा, करंट लैग करेगा। करंट लैग करेगा किससे, वोल्टेज से, कितना एंगल से, ये आई वाला है लाइन, ये π/2 से। यदि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हुआ तो इसमें वोल्टेज से, है ना, वोल्टेज से Vc, है ना, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और यहाँ पे करंट, तो करंट लीड करेगा कितना एंगल से, π/2 एंगल से। ओके, तो आप देख लीजिए ये प्योर क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टेंस रखता है, तो कितना फेज डिफरेंस होगा, 0 डिग्री होगा। ओके, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, और मैं भी अच्छे से बता दिया हूं, आप भूलिएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए 100 वाट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखे यहाँ पे ई आरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर आपका जो क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है कितना, 100 वाट, कनेक्टेड टू एसी सर्किट, है ना, तो आरएमएस वैल्यू का निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ दी करंट निकालना है, आई आरएमएस निकालना है। ओके, तो आई आरएमएस कैसे निकालिएगा, मैं बता देता हूं। ये जो 220 वोल्ट जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब तक पीक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा तो आप तब तक उसको पीक वोल्टेज या पीक करंट नहीं समझिएगा। वो ऑलवेज क्या दिया हुआ रहता है, आरएमएस वैल्यू दिया हुआ रहता है, क्योंकि हमारा जितना भी मेजरिंग डिवाइस है वो इफेक्टिव वैल्यू को मेजर करता है, ना कि पीक वैल्यू को मेजर करता है। तो इफेक्टिव वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको देखिए पावर दिया हुआ है ना, तो आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस, वही फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला। आपको निकालना है आई आरएमएस निकालना है, तो आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन ई आरएमएस। ओके, अब पावर यहाँ 100 वाट दिया हुआ है और ई आरएमएस कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ओके, तो ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 10/22, ये कटेगा 5 से 5, और ये कितना हो जाएगा, 11। अब 5/11 क्या आ जाएगा, करंट है तो एम्पियर आ जाएगा। इसमें आप देख लीजिए कौन सा आंसर आएगा आपका सही, कितना बार में कटेगा ये, यदि पॉइंट लेते हैं हम लोग, डेसिमल लेते हैं तो 50 हो जाएगा, 11 चके 44, है ना, 6 बचेगा, 11 बचे 55, मतलब सीधा सीधी 0.5 एम्पियर, सॉरी 0.45 एम्पियर। तो 0.45 एम्पियर कहीं है ऑप्शन में, कहीं ऑप्शन में नहीं है ना, इसका मतलब ये इसमें ऑप्शन गलत है ना, इसमें जो आंसर लगेगा क्या लगेगा,
0.45 एम्पियर लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसे जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन को। बोल रहा है इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन द सप्लाइज वोल्टेज एंड द करंट। तो फेज एंगल कितना होता है, tan phi इज इक्वल टू, तो VL माइनस VC अपॉन VR होता है। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, XL माइनस XC अपॉन R। ओके, तो इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, ये आसान है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। बोल रहा है एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट, किसमें एनर्जी डिसिपेट, खर्च किसमें होगा, ओनली एल में, ओनली आर में, ओनली सी में, या ऑल ऑफ दिस में। मतलब एनर्जी डिसिपेट मतलब क्या हुआ, एनर्जी का खपत होना। तो जो भी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द एलसीआर सर्किट, वो क्या इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी लॉस होगा, ये पूछ रहा है। क्या कैपेसिटर के अक्रॉस होगा या फिर इंडक्टर के अक्रॉस होगा सिर्फ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस सिर्फ होगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं बता देता हूं कि पावर, एवरेज पावर अक्रॉस द कैपेसिटर जीरो होता है, इंडक्टर के भी अक्रॉस क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि देख लीजिए मैं बताया था कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ओके, तो अभी आप कैपेसिटर के बात कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 होता है। इंडक्टर की बात कीजिएगा तो इसका भी कितना होता है, फेज डिफरेंस π/2 होता है। इसका मतलब दिया π/2 यहां पे आप पुट कीजिएगा तो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये एवरेज पावर अक्रॉस द कैपेसिटर और इंडक्टर इन हाफ साइकिल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, पावर कितना होगा, 0 होगा। किसके किसके अक्रॉस में, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के अक्रॉस पावर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो भी एनर्जी डिसिपेट होगा वो किसके अक्रॉस होगा, आर के अक्रॉस होगा, और वो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूं, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि यदि प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहा तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होगा, फाई का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1। तो पावर एवरेज कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू। अब बताइए पावर डिसिपेट किसके क्रॉस हो रहा है, इंडक्टर रजिस्टर के क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी भी डिसिपेट किसके क्रॉस होगा, ओनली आर के क्रॉस। तो ओनली आर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर से आ गया है। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई नॉट दिया है, तो आई आर एम एस पूछ रहा है। तो आपको पता है √2 से आप डिवाइड कर दो इसको, सिंपली आप √2 से डिवाइड कर दोगे तो आई आर एम एस निकल जाएगा। और इस तरह से हमारा जो ऑप्शन लगने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए लगने वाला है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ, आज का सेशन समाप्त हुआ। और धन्यवाद, थैंक यू। और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।